सभी को नमस्कार। मैं आदित्य देव, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बिजोलियाँ। आज हम भारत का भूगोल जो एक थर्ड ईयर का हमारा एक चैप्टर है, थर्ड ईयर का एक पेपर है, उसके अंदर हम मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि भारत की मिट्टियों का विश्लेषण अच्छी तरह से कर सकें। तो जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि भारत की भौतिक संरचना किस तरह से बनी हुई है और आप लोगों ने अच्छे से उसको देखा होगा, मानचित्रों की आपने अभ्यास किया होगा, ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ। और हम आगे बढ़ते हैं और भारत की मिट्टियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मिट्टियाँ दरअसल भारत की चट्टानों की संरचना पे निर्भर करती है और आपको ये बात भी पता होगी कि भारत में पाई जाने वाली जो चट्टानी संरचना है और जलवायु है, उनमें पर्याप्त रूप से विविधताएं पाई जाती हैं। तो जहाँ जिस तरह की चट्टान है उसी तरह की मिट्टी लगभग पाई जाएगी और उसका एक भाग जलवायु पर भी निर्भर करता है कि जिस तरह की जलवायु जहाँ है वहाँ उस तरह की मिट्टी पाई जाएगी। तो हम शुरू करते हैं कि भारत में मिट्टियों की विविधता इसलिए पाई जाती है क्योंकि चट्टानी संरचना की विविधता और जलवायु की विविधता, ये दोनों विविधताएं होने के कारण भारत की मिट्टियों में भी पर्याप्त रूप से जो है अलग अलग तरह से विकास हो चुका है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। हम देखते हैं इनके नाम। पहला नाम है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी, पांचवा पर्वतीय मिट्टी, छठा मरुस्थलीय मिट्टी, सातवां लवणीय मिट्टी, आठवां पीठ या जैविक मिट्टी। इस तरह से 8 मिट्टियों के आधार पे भारत की समस्त मिट्टियों को विभाजित किया जाता है। अब इनकी एक एक मिट्टी की अपन गहराई के बारे में अध्ययन करते हैं कि ये किन विशेषताओं से युक्त होती है और कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले हम जलोढ़ मिट्टी को लेते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी भारत में बहुत विशाल पैमाने में पाई जाती है। आपको ये पता होगा, जैसे हमने पिछली कक्षाओं में बात की थी, कि उत्तर के विशाल मैदान में जो पूरी मिट्टी है वो सारी मिट्टी क्योंकि जल के क्षेत्र में पाई जाती है, जल द्वारा लाई गई है, निक्षेपित मिट्टी है, इसलिए वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो उत्तर के विशाल मैदान को समस्त भागों में देखें अपन तो मानचित्र में हम देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, बिहार का उत्तरी हिस्सा और उत्तरांचल का दक्षिणी हिस्सा, दिल्ली, ये समस्त भाग जलोढ़ मिट्टी से घिरा हुआ है। तो लगभग 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और ये पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 22% है, यानी कि 1:5 से भी ज़्यादा, 1/5 से भी ज़्यादा हिस्सा जलोढ़ मिट्टी का है। तो इस मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तर का विशाल मैदान और तटवर्ती मैदान, यानी कि उत्तर का विशाल मैदान जो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदान जो कहलाता है, और दक्षिण का तटवर्ती मैदान यानी कि जो बंगाल की खाड़ी का तट वाला हिस्सा और अरब सागर के तट वाला हिस्सा, जहाँ सागर तट अपनी मिट्टियों को जमाता है। तो मेनली हम देखेंगे कि जल द्वारा निक्षेपित मिट्टी का मैदान जलोढ़ मिट्टी कहलाता है ना। और इसके अलावा नदियों की घाटियाँ और डेल्टाई भागों में भी ये मिट्टी पाई जाती है, जैसे सुंदरवन डेल्टा या गंगा नदी की घाटी या चंबल की घाटी या बनास की घाटी जो हम देखते हैं भीलवाड़ा में। तो ये जो अभी वर्तमान में रेत का जो चल रहा है, ये भी एक तरह की जलोढ़ मिट्टी है कि जितनी भी जलोढ़ मिट्टी है नदियों के अंदर जो रेत है उसको मानव काट कर या अवैध रूप से खनन करके अपने घरों में काम में ले रहे हैं। तो उससे नदी का जो एक संतुलन है वो बिगड़ रहा है। सरकार चाहती है कि इसका कुछ हल निकले, पर सरकार के पास अभी तक कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको अवैध दर्जा दे रखा है और इस कारण से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो चुके हैं। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम बात कर रहे थे। इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेपण से हुआ है और ये एक तरह की अक्षेत्रीय मिट्टी है। अक्षेत्रीय मिट्टी का अर्थ है कि जो उस क्षेत्र की नहीं हो, जो किसी दूसरे क्षेत्र के द्वारा लाई गई हो। तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, परंतु इस मिट्टी का पोटाश और चूने का अंश पर्याप्त होता है। तो पोटाश और चूने का अंश पर्याप्त होने के कारण, यानी कैल्शियम और पोटाश पर्याप्त होने के कारण ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और इसमें खेती की काफ़ी सारी संभावनाएं हैं।
इस मिट्टी को सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है और वो 3 वर्ग हैं तराई, बांगर और खादर, है ना। तो तराई जो भाबर के दक्षिण में पाया जाता है, यानी कि भाबर जो पर्वत की तलहटी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसे भाबर कहते हैं, और उसके दक्षिण में तराई, तराई के बाद पुराने जो बाढ़ के मैदान हैं उसे बांगर कहा जाता है, और बांगर के आगे जो नदी का नए निक्षेपित मैदान हैं जो कभी भी नदी में बाढ़ आने के कारण डूब सकते हैं, उन्हें खादर मैदान कहा जाता है। तो ये 4 स्टेप हैं, आप याद रख सकें। पर्वत के पर्वतपदी क्षेत्रों में भाबर, भाबर के आगे तराई, तराई के आगे बांगर और बांगर के आगे खादर। तो ये पूरे एक क्रम है। तो अगली मिट्टी जो हम देख रहे हैं वो काली मिट्टी है। काली मिट्टी भी काफ़ी लंबे चौड़े क्षेत्र में भारत में फैली हुई है। ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। तो पठारी भूभाग जो भारत का दक्षिणी पठार है उसमें काली मिट्टी की पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है, और काली मिट्टी की भी विशेषता है कि ये कपास के लिए बहुत उपयुक्त है, बहुत उपजाऊ है। तो ये इसके अक्षांश देशांतर हम देख लेते हैं। 10 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 73 से 80 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर के बीच पाई जाती है। इसे रेगर के नाम से भी जाना जाता है, कुछ लोग रेगुर भी बोलते हैं। तो इसे काली मिट्टी को क्षेत्र जो है उसको रेगुर नाम से जाना जाता है। यह मृदा मुख्यतः महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिमी तमिलनाडु, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान आदि क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस मिट्टी का निर्माण लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ। इस मृदा के काले रंग के होने का कारण इसमें कुछ विशिष्ट लवणों जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, टिटनेफोरस, मैग्नेटाइट, यौगिक आदि की उपस्थिति है। तो ज्वालामुखी पठार के होने के कारण, ज्वालामुखी जब फूटा और ये पठार के रूप में बना, तो उस कारण से जो लावे का पूरा पठार जम गया, वहाँ पे ये काली मिट्टी पाई जाती है। और क्योंकि इसमें लोहांश की मात्रा है, इसमें जो एल्यूमिनियम की मात्रा है, इसमें मैग्नेटाइट के यौगिक हैं, इसलिए मिट्टी निश्चित रूप से उपजाऊ होती है। और यह मिट्टी गीली होने के बाद काफ़ी चिपचिपी हो जाती है। सूख जाने के बाद सिकुड़ने के कारण इसमें लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती है। इस कारण इस प्रकार इस मिट्टी की जुताई स्वतः हो जाती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एवं चूने की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन और फास्फोरस की जैविक सामग्री की कमी होती है। तो यह मिट्टी कपास के लिए अच्छी होती है, जैसे अपन ने बात की थी। और कपास के अलावा इस मिट्टी में मूंगफली, तंबाकू, तिलहन, गन्ना, दलहन आदि के लिए खेती होती है। इसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए ये शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त है। ये काफ़ी मात्रा में जल धारण कर सकती है मिट्टी, और इसलिए ही ये शुष्क कृषि जो होती है जिसमें कम जल की आवश्यकता हो, तो एक बार जल पिला दो, उसके बाद कम पानी की आवश्यकता में भी जो फसलें पैदा हो जाती हैं। तो फिर अगली हम देखेंगे लाल और पीली मिट्टी, और इसका भी विस्तार लगभग 5-5.25 लाख वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। और इसको हम पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में देख सकते हैं। इस मिट्टी में जो मोटे अनाज हैं, जो दलहन है, तिलहन है, और मोटे अनाज यानी कि आप देखेंगे ज्वार है, बाजरा है, ये मोटे अनाज है ना। तो इसका काफ़ी अच्छी तरह से रबड़ है, कहवा के बागानों का भी विकास इसमें किया जा सकता है। इसके बाद हम लेटराइट मिट्टी देखते हैं। तो लेटराइट मिट्टी स्थानबद्ध मिट्टी है, यानी कि ये निश्चित स्थान पे पाई जाती है, और ये लाल मिट्टी का ही एक प्रकार है। तो ये मानसूनी जलवायु में पाई जाती है, और इस मिट्टी सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो हम भारत के मानचित्र में देखें कि ये केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर प्रदेश, असम के कुछ क्षेत्रों और मेघालय के पठार पे ये मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद पर्वतीय मिट्टी को हम देखें तो पर्वतीय मिट्टी क्योंकि यहाँ पर्वतों में वन काफ़ी होते हैं, इसलिए इसे वनी मिट्टी भी कहा जाता है। और पर्वतीय मिट्टी 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है भारत में, और ये पर्वतीय ढालों पर विकसित होती है, इसलिए इस मिट्टी की परत पतली होती है। क्योंकि जैसे चट्टानों के चूर्ण से मिट्टी पैदा होती है, तो जैसे जैसे
ज़्यादा होती जाती है वैसे उसे नीचे खिसकती जाती हैं। तो इस कारण से इस मिट्टी की परत हमेशा पतली होती है। तो हम देखेंगे कि इसमें जीवांश की अधिकता होती है और जीवांश अधिकतर अनअपघटित होते हैं, फलस्वरूप ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है, मिट्टी अम्लीय हो जाती है। तो इसमें उर्वरा शक्ति कम होती है क्योंकि इसमें फास्फोरस, पोटाश और चूने की कमी होती है। और भारत में मुख्यतः चाय, कहवा, मसाले और फलों की कृषि इसी मिट्टी में की जाती है। तो आप देखेंगे पर्वतीय जो कृषि, जहाँ आदिवासी लोग कृषि करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि किस तरह झूमिंग कृषि आदिवासियों द्वारा की जाती है। और झूमिंग कृषि यानी कि जिसको अपन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं या जलावन कृषि नाम से भी जाना जाता है, जो कृषि का सबसे आदिम स्वरूप है। तो ये झूमिंग कृषि भी, इसमें आदिवासी अपने आसपास के जो वन हैं उनको जलाकर, उनके राख बनाकर, उनको खाद के रूप में काम में लेकर और फिर उस पर एक तरह से स्थानांतरित कृषि कर देते हैं। एक बार कृषि की और फिर दूसरी जगह स्थान बदलकर कृषि करते हैं। तो वो भी इसी पर्वतीय मिट्टी में की जाती है। अगला हम देखेंगे मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थल, क्योंकि हम राजस्थानी क्षेत्र में रहने वाले हैं इसलिए हमको मरुस्थल के बारे में अच्छी सी जानकारी है। रेतीली मिट्टी जो होती है, बलुई मिट्टी, वही मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से जानी जाती है। यह मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब के कुछ क्षेत्र इसमें पाई जाती है। और मरुस्थल का फैलाव जिस तरह से देखा जाता है, वहाँ वहाँ ये बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें मोटे अनाजों की अच्छी कृषि की जाती है, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, है ना। और उसके बाद गन्ने की कृषि भी श्रीगंगानगर में चावल और गन्ने की कृषि की गई है। इसका मतलब है कि यहाँ अधिक पानी वाली खेती कैसी हो रही है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर वहाँ पे हमने बना ली है। इसकी आपको जानकारी होगी। फर्स्ट ईयर में ये राजस्थान के भूगोल के जो पार्ट हैं उसमें अच्छी तरह से बताया जाता है कि मरुस्थलीय मिट्टी में किस प्रकार अब कृषि की संभावनाएँ बनाई जा रही हैं। अगला हम देखते हैं इसमें नमकीन और क्षारीय मिट्टी। ये ऊसर मिट्टी है, यानी कि ये अनुपजाऊ मिट्टी है। तो लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर पर ये पाई जाती है। इसमें जो सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण ऊपरी सतह पर निक्षेपण हो जाता है, तो ये मिट्टी ज़्यादा काम की नहीं होती है। और तटीय क्षेत्रों में ज़रूर इस मिट्टी में नारियल और तेल, जो ताड़ का पेड़ होता है, उसको उगाया जाता है। बाकी दूसरी खेती के लिए ये मिट्टी, क्योंकि क्षारीय मिट्टी है, इस पर नमक की परत एक जम जाती है, सोडियम क्लोराइड की क्षारीय मिट्टी कहलाती है, जिसको हम लोकल भाषा में उल्डी मिट्टी भी कहते हैं, है ना। तो ये ऊसर ज़मीन है। अगली जो पीट या जैविक मिट्टी है वो लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये मिट्टी भी दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। दलदली क्षेत्रों में पाए जाने से जैविक पदार्थों के जमा हो जाने से एक मिट्टी का निर्माण होता है और ये काली, भारी और काफ़ी अम्लीय मिट्टी होती है। तो ये मुख्यतः केरल के अलोपी जिला, उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और सुंदरवन डेल्टा, अन्य निम्न डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। जल की मात्रा कम होते ही ऐसी मिट्टी में चावल की कृषि की जाती है। तराई प्रदेश में गन्ने की कृषि भी की जाती है। इस मृदा में फॉस्फेट एवं पोटाश की कमी होती है। इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। तो इस तरह से मिट्टी के बारे में हमने देखा कि ये जो मिट्टी है ये भारत में किस तरह से इसका वितरण है, इसके मानचित्र आप देख सकते हैं। और इस मिट्टी को लेकर भारत में कई सारी समस्याएं भी है, जिनका हम अध्ययन करते हैं कि भारत में मिट्टी की काफ़ी समस्याएं, कैसी समस्याएं हैं। तो पहला समस्या है मृदा अपरदन, उपजाऊ मिट्टी का कट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। मृदा अपरदन खेतों में भी होता है, वनों में भी होता है, पहाड़ों पे भी होता है। तो मृदा अपरदन के लिए, क्योंकि हमारे वन क्षेत्र कट गए हैं, पेड़ों का ये काम होता है कि वो अपनी जड़ों से उसको मिट्टी को पकड़ के रखें। परंतु पेड़ क्योंकि काटे जा चुके हैं, इसलिए मृदाओं को वो थाम के नहीं रख सकते। फिर दूसरा जो है जल जमाव, जल का पर्याप्त निकास ना होने के कारण जल एक जगह स्थिर हो जाता है और वहाँ पे जल स्थिर हो जाने के कारण वहाँ पे मिट्टी जो है वो ऊसर और क्षारीय हो जाती है। तीसरा जो है अम्लीयता, लवणीयता और क्षारीयता। हम जो जितने भी अम्ल और लवण ऊपर से डालते हैं, खार वगैरह डालते हैं, तो उस कारण से मिट्टी जो है वो अंदर से अधिक अम्लीय, अधिक क्षारीय या अधिक लवणीय हो जाती है। उस कारण से उसकी उपजाऊ क्षमता प्रभावित होती है। चौथा है बंजर भूमि की समस्या। कई सारी भूमि बंजर है जहाँ पे
खेती नहीं की जा सकती, तो वो एक तरह से अनुपजाऊ जमीन है। 5वां है मरुस्थलीकरण। जो मरुस्थल का फैलाव हम देखेंगे कि राजस्थान के पश्चिमी हिस्से से आगे बढ़ के जैसे जैसे पूर्वी हिस्सों में जोधपुर और पाली और इस क्षेत्रों में बढ़ रहा है, तो मरुस्थलीकरण होने से अनुपजाऊपन जो मिट्टी का है वो बढ़ता जा रहा है ना। और 6 है मानव द्वारा भूमि का अत्यधिक शोषण। तो मानव ने इस मिट्टी से, कहते हैं कि मानव मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में बड़ा हुआ है, परंतु मानव ने सबसे ज़्यादा इस मिट्टी को नुकसान पहुंचाया है। हमने जितने भी अपने खेतों में यूरिया और डीएपी और ये कट्टे डाले हैं, उससे ये मिट्टी जहरीली हो चुकी है, इसके अंदर के तत्व खत्म हो चुके हैं। और आप देखेंगे कि मिट्टी में छोटे छोटे केंचुए जो पाए जाते हैं, जो किसान के मित्र होते हैं, वो केंचुए भी अब ज़मीन के ऊपरी वाले भागों में रहना पसंद नहीं करते हैं, वो नीचे चले जाते हैं। उनको लगता है कि ऊपर वाली ज़मीन को मानव ने बहुत ज़्यादा जहरीला कर दिया। तो यूरिया और डीएपी डालने के कारण मानव ने अपने प्रोडक्शन को क्वांटिटी बढ़ाने के फलस्वरूप सारे जो इकोसिस्टम है उनको नष्ट किया, और ये भी एक मिट्टी का बहुत बड़ा नुकसान है। तो जैसे जैसे हम इस बारे में जागरूक होंगे, हमको अल्टरनेटिव खेती के तरीके और पता लगेंगे। और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि नए तरह की नवाचारी खेती के बारे में पढ़ें और जितनी भी किसान की समस्याएं हैं उसके बारे में अपने आप को जागरूक करें। धन्यवाद।